इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो काफी दिलचस्प है और समय की मांग भी है। बिल्कुल, मतलब जो एक पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी का भ्रम है, जिसमें एक बड़ी आबादी खुद को सुरक्षित महसूस करती है, आज हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। सही कहा। और 2026 के इस नए दौर में आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाए, एक सही स्टार्टअप आइडिया कैसे तय किया जाए और एक मजबूत नेटवर्क कैसे बनाया जाए, इस पर बहुत गहरी चर्चा होगी। और आज हमारे पास इस चर्चा के लिए स्रोतों का एक पूरा खजाना है। हाँ, जैसे वेलुस की 2026 स्टार्टअप आइडिया रिपोर्ट है, स्कॉट गॉबर की 2 बहुत ही प्रभावशाली किताबें हैं, नेवर गेट अ रियल जॉब और सुपर कनेक्टर। इसके साथ ही DQ वेंचर्स की साइड हसल को स्केल करने की रणनीतियां, फ्रीलांसिंग की आर्थिक गाइड और वो जो YouTube के फेसलेस चैनल का वो फेसलेस चैनल का मुनाफा वाला मॉडल, और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के व्यावहारिक अनुभव भी आज की चर्चा में शामिल हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कल ही कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो मतलब इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच कुछ सच में काम की बातें और नए दृष्टिकोण खोजना चाहता है, हर सीखने वाले के लिए। तो फिर शुरुआत उस सबसे बड़े मिथक से करते हैं जिसे समाज में सफलता की कुंजी माना जाता है, एक अच्छी और सुरक्षित 9 से 5 की नौकरी। स्कॉट गर्बर की किताब नेवर गेट अ रियल जॉब इसी पर सीधा प्रहार करती है। किताब कहती है कि पारंपरिक नौकरी अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रही। इसमें अन्ना नाम की एक महिला का किस्सा है ना? हाँ, अन्ना का किस्सा। वो एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। शुरू में सब बहुत अच्छा लग रहा था, एक तय सैलरी थी, कंपनी की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं थी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी रचनात्मकता और आर्थिक प्रगति दोनों रुक गई हैं। उसका करियर एक ऐसे रास्ते पर था जहाँ खुद के समय और काम पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा बनकर रह गई थी वो। एग्जैक्टली, यही वो मोड़ होता है जहाँ लोग घुटन महसूस करते हैं। लेकिन अन्ना ने इसे अपनी नियति नहीं माना। उसने वो एजेंसी छोड़ी और एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर बन गई। और इस एक कदम ने सब बदल दिया। अब वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद चुनती है। और आमदनी की बात करें तो वो अपनी पिछली तय सैलरी से कहीं आगे निकल गई है। असली सुरक्षा किसी पेरोल पर होने में नहीं है, बल्कि अपने हुनर से मार्केट में जगह बनाने में है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में स्रोतों में माइकल की कहानी भी है। वो सॉफ्टवेयर कंपनी वाला। हाँ, माइकल की जर्नी से 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला है लचीलापन और दूसरा है बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग। बूटस्ट्रैप फाइनेंसिंग का मतलब है कि बाहर से किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा लेने के बजाय अपने खुद के कम पैसों से बिजनेस चलाना। सही बात है। उसने खर्चों को बहुत कम रखा, लेकिन देखिए, एक आम इंसान जो नौकरी पेशा है, वो अचानक से सब कुछ छोड़कर बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। तो वो लोग साइड हसल का रास्ता चुनते हैं। वही तो। लेकिन वहाँ एक नया डर आ जाता है। DQ वेंचर्स का डेटा इस बारे में क्या कहता है? डेटा बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने लाता है। यूके में एक औसत साइड हसल साल का सिर्फ 18,000 पाउंड कमा पाता है। सिर्फ 18,000? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 43% लोग अपने इस काम को कभी स्केल कर ही नहीं पाते। तो क्या उनके पास वक्त नहीं होता? लोगों को यही लगता है, पर असली कारण वक्त की कमी नहीं है। असली कारण है डैनियल काहनमैन का लॉस एवर्जन सिद्धांत। यानी नुकसान से बचने का डर। बिल्कुल। इंसान का दिमाग ऐसा है कि उसे कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा जो पास है उसे खोने का डर होता है। नौकरी से एक बंदी बंधाई सैलरी आ रही है, और जब साइड हसल चलने भी लगता है तो वो नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिजनेस फेल हुआ तो ये सेफ सैलरी भी चली जाएगी। इसी डर से आइडिया पन भी नहीं पाता। तो इस जाल से बाहर निकलने का व्यावहारिक रास्ता क्या है? स्रोत इसमें वो लोन वुल्फ मानसिकता छोड़ने की बात करते हैं। हाँ, सब कुछ अकेले करने की जिद। एक नया फ्रीलांसर सोचता है कि वेबसाइट भी खुद बना लूं, मार्केटिंग भी कर लूं और कस्टमर सर्विस भी खुद ही देख लूं। इस चक्कर में जो असली काम है वो पीछे छूट जाता है और थकान हावी हो जाती है। इसीलिए आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। लेकिन जो आदमी रात को 8 बजे ऑफिस से थका हुआ लौटता है, वो इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे करे? यही तो मैट्रिक्स का जादू है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है। जब कोई रात 8 बजे बैठता है तो उसके सामने 50 काम होते हैं। सही बात है। तो वो इन कामों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में बांट सकता है। मतलब जो अभी करना जरूरी है और जो लंबी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली।
जैसे कल सुबह क्लाइंट को डिजाइन भेजना अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी। लेकिन वेबसाइट का फॉन्ट कलर बदलना ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट, उसे टाल देना चाहिए। बिल्कुल। इससे एक अकेला व्यक्ति कम वक्त में बहुत प्रभावी काम कर सकता है। और वैसे भी हर बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना जरूरी नहीं होता। अरे हाँ, सूसी बुल्लुच का हे ग्रिल हे फूड ब्लॉग इसका बेस्ट उदाहरण है। उनका रेवेन्यू मॉडल बहुत शानदार है। रिपोर्ट के मुताबिक वो साल का 1 मिलियन पाउंड कमाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जानबूझकर बिजनेस को छोटा रखा ताकि वो अपने जुनून पर ध्यान दे सकें। इससे ये साबित होता है कि स्केल करने का मतलब हमेशा बड़ी टीम नहीं होता। लेकिन बिजनेस छोटा हो या बड़ा, फ्रीलांसिंग में आजादी तो है, पर इनकम रोलर कोस्टर वाली समस्या भी है। आमदनी में उतार चढ़ाव, ये सबसे बड़ा डर है। तो इसके लिए आर्थिक सुरक्षा कैसे तय की जाए? इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बाय फ्रीलांसिंग गाइड में 50-30-20 का नियम बताया गया है। यानी 50% जरूरतों के लिए, हाँ, जैसे रेंट और खाना, 30% इच्छाओं के लिए जैसे बाहर घूमना, और बाकी 20% सेविंग्स के लिए। लेकिन फ्रीलांसिंग में तो आमदनी फिक्स नहीं होती ना। इसीलिए पिछले 6 महीने की औसत आमदनी का आकलन करना चाहिए, और इसके साथ इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। आमतौर पर तो 3 से 6 महीने का फंड रखने को कहा जाता है। वो नौकरी वालों के लिए है। फ्रीलांसर्स के लिए अनिश्चितता ज्यादा है, इसलिए उन्हें 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और टैक्स को लेकर जो गलती होती है, वो तो सबसे बड़ा जाल है। नौकरी में टैक्स कट कर सैलरी आती है, पर फ्रीलांसिंग में लोग पूरे पैसे को अपना समझ लेते हैं, और जब टैक्स भरने का टाइम आता है तो पैसे ही नहीं होते। इसलिए आमदनी आते ही 25 से 30% हिस्सा तुरंत अलग अकाउंट में डाल देना चाहिए। और रिटायरमेंट के लिए? अमेरिका में जैसे रोथ IRA, SEP IRA या सोलो 401k होते हैं, जहां आमदनी का 25% तक बचाकर निवेश किया जा सकता है। हर देश में ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अब जब लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट की बात हो ही रही है, तो उस YouTube चैनल की बात करते हैं जिसका चेहरा तक किसी ने नहीं देखा। फेसलेस चैनल, ये बहुत ही कमाल का उदाहरण है। एक ऐसा चैनल जो सिर्फ किताबों की समरी बनाता है और डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट का लिंक डाल देता है। इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स किताब पर एक वीडियो बनाया जिस पर 1,70,00,000 यानी 17 मिलियन व्यूज। हाँ, अब सोचिए अगर उनमें से सिर्फ 5,000 लोगों ने भी उस लिंक से किताब खरीदी और एक किताब पर अगर $5 का भी कमीशन मिला, तो सीधे $25,000 की कमाई हुई, वो भी सिर्फ एक वीडियो से। और इसके लिए उन्हें कोई 50 लोगों की टीम नहीं चाहिए थी। उनका टेक स्टैक देखिए, उन्होंने ट्यूब मैजिक टूल से ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढा, चैट GPT से बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखवाई, फिर 11 लैब से, जहां डैन नाम की आवाज बहुत मशहूर है, वहां से इंसानों जैसा वॉइस ओवर बनवाया, और कैनवा का यूज करके विजुअल्स लगा दिए। एक अकेला व्यक्ति लैपटॉप पर बैठकर इतना बड़ा रेवेन्यू मॉडल चला रहा है। यही आज का असली लिवरेज है। लिवरेज शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक है। जब हम वेलोस की 2026 स्टार्टअप रिपोर्ट देखते हैं तो साफ होता है कि अब जीत उसकी नहीं है जिसके पास बहुत कर्मचारी हैं। जीत उसकी है जिसके पास सही लिवरेज और सही टाइमिंग है। पता है 2024 में अमेरिका में कितने नए बिजनेस एप्लीकेशन फाइल हुए थे? 52 लाख, 5.2 मिलियन। और इसमें कड़वी सच्चाई ये है कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसका कारण कोई खराब टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि गलत वक्त पर गलत मार्केट में घुसना होता है। तो सवाल ये है कि 2026 में कौन से AI आधारित स्टार्टअप आइडिया कामयाब होंगे? वेलोस की रिपोर्ट में कुछ बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, जैसे सेल्स कॉल फॉलोअप। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिन भर कॉल करता है, हर कॉल के बाद नोट्स लिखना बहुत थका देता है, और आलस में लीड्स छूट जाती हैं। लेकिन अगर AI इन कॉल्स को सुने, 5-10 कॉल के बाद अपने आप नोट्स बनाए और ईमेल ड्राफ्ट कर दें, तो ये एक बहुत सीधा और असरदार समाधान है। बिल्कुल। एक और बड़ा आइडिया इमिग्रेशन लॉ फर्म्स का है। वहाँ तो पैरालेगल्स का 60% समय सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में जाता है। जन्म प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, और इंसानी आंखों से गलती हो सकती है जिससे क्लाइंट का वीजा रिजेक्ट हो जाए। यहाँ AI मिनटों में हजारों पन्ने स्कैन कर सकता है। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। एक थेरेपी चैटबॉट का भी जिक्र है रिपोर्ट में। क्लिनिकल निगरानी के साथ AI थेरेपी, क्योंकि मेंटल हेल्थ जरूरी है पर थेरेपी महंगी होती है। हाँ, ये बहुत काम आ सकता है। और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है जेनजी की वजह से। जेनजी और नियो बैंक्स, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के निवेश के तरीके में बहुत अंतर आ गया है।
डेटा के हिसाब से 40% जेनजी लोग क्रिप्टो पर भरोसा करते हैं। और बूमर्स में ये आंकड़ा क्या है? सिर्फ 9%। और असली बात यह है कि 2045 तक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के पास लगभग $15 ट्रिलियन का वेल्थ ट्रांसफर होना है। $15 ट्रिलियन, दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर। तो जब ये पैसा नई पीढ़ी के हाथ में आएगा, वो लाइन में लगने वाले पारंपरिक बैंकों में नहीं जाएंगे। वो नियो बैंक्स में जाएंगे जो डिजिटल हैं और क्रिप्टो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ डिजिटल ही नहीं, क्लाइमेट टेक में भी बड़ा अवसर है। जैसे फेरवो एनर्जी ने जियोथर्मल एनर्जी के लिए $462 मिलियन जुटाए हैं। मतलब क्लीन एनर्जी अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक बड़ा मार्केट है। और वाई कॉम्बिनेटर का नया ट्रेंड भी तो यही दिखा रहा है। हाँ, कि $100 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए अब हजारों लोग नहीं चाहिए। एआई की वजह से सिर्फ 10 लोगों की टीम भी काफी है। और इसमें एआई विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहले गूगल के पहले पेज पर आना जरूरी था, लेकिन आज B2B कस्टमर्स के 50% फैसले एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे LLM मॉडल्स से प्रभावित होते हैं। अगर इन मॉडल्स के जवाब में आपका नाम नहीं है, तो मार्केट में आपका वजूद ही नहीं है। ये पैराडाइम शिफ्ट सच में हैरान करने वाला है। अच्छा, अब इस पूरी एआई और टेक की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इंसानी रिश्तों पर आते हैं। स्कॉट गर्बर की दूसरी किताब सुपर कनेक्टर, नेटवर्किंग की कला। लोग नेटवर्किंग को एक पेनप्लेबाजी की तरह देखते हैं। इवेंट्स में गए, लिंक्डइन पर ऐड किया और विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। किताब समझाती है कि ये कोई पेंत्रेबाजी नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जुड़ने की कला है। और इसमें एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है, नेटवर्किंग का सबसे बुरा सवाल। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, या हाउ कैन आई हेल्प? सुनने में तो ये बहुत विनम्र लगता है, लेकिन असल में ये सामने वाले पर ही काम थोप देता है। आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए काम तलाश है। तो इसकी जगह क्या पूछना चाहिए? पूछना चाहिए, आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, या वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। इससे एक बहुत सार्थक बातचीत शुरू होती है और एक और धारणा टूटती है कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे नेटवर्कर नहीं होते। असल में इंट्रोवर्ट्स ज्यादा बेहतर कनेक्टर होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। बिल्कुल। अब अगर यही माइंडसेट बचपन से विकसित किया जाए तो क्या होगा? आईडीआर की एक रिपोर्ट है, इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू। हाँ, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का विश्लेषण है। और यहाँ साफ कर दूं कि हम इसे किसी राजनीतिक पक्षपात के बिना विशुद्ध रूप से एजुकेशन के नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। इसके आंकड़े बहुत प्रभावी हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा के 3 लाख छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। 10-10 छात्रों की टीम बनाई गई और हर टीम को अपना आइडिया डेवलप करने के लिए कितना पैसा मिला? सिर्फ 2000 रुपए का सीड कैपिटल। सिर्फ 2000 रुपए। और नतीजा क्या रहा? इससे छात्रों में रिस्क लेने की क्षमता, एम्प्लॉयबिलिटी और आत्मविश्वास पैदा हुआ। लेकिन हर बड़े प्रोग्राम की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां थीं। जो बिजनेस कोचेस मुफ्त में या प्रो बोनो मेंटरिंग कर रहे थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपना टाइम दे रहे थे, काफी दिक्कत हुई। इससे ये सीख मिलती है कि भविष्य में ऐसे प्रोग्राम्स के लिए मेंटर्स को इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो 2026 में सफल होने का फॉर्मूला साफ है। 9 से 5 की पुरानी सोच से बाहर निकलना, एआई का लेवरेज लेना, 50-30-20 के नियम से वित्तीय अनुशासन रखना, और ऐसे प्रामाणिक सुपर कनेक्शंस बनाना जो वास्तव में मायने रखते हो। बिल्कुल। और अंत में जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत गहरा सवाल है जिस पे उन्हें विचार करना चाहिए। वो क्या है? अगर 11वीं कक्षा का एक छात्र सिर्फ 2000 रुपए की बीज पूंजी से अपना बिजनेस दुनिया के सामने रख सकता है, और दूसरी तरफ एआई किसी भी दिन हमारी कई पारंपरिक नौकरियों को रिप्लेस करने की ताकत रखता है, तो अब सबसे बड़ा जोखिम क्या है? यही कि कोई नया काम शुरू करना जोखिम है, या फिर उसी सुरक्षित मानी जाने वाली 9 से 5 की नौकरी के भ्रम में फंसे रहना।